चैप्टर मार्केट, जिसमें सिर्फ सीए वाले स्टूडेंट्स का सिलेबस कवर्ड है। ठीक है, सो सीए में इकोनॉमिक्स का चैप्टर मार्केट में यूनिट 2 जो है, दैट इज व्हाट डील्स विथ समथिंग न्यू। ठीक है, लेट अस सी। तुम लोग के सामने किताब होना चाहिए, जो हम किताब में अंडरलाइन करने बोलेंगे वो तुम लोग भी अंडरलाइन करें। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। जब हम लोग किसी भी कमोडिटी का प्राइस का बात करते हैं, तो प्राइस क्या होता है? प्राइस वो पेमेंट है इन मनी, इन रुपीज, जो आप पे करने के लिए तैयार हो इन द एक्सचेंज ऑफ द कमोडिटी दैट यू आर आस्किंग फॉर। जो सामान आपको खरीदना है, एक्सचेंज में आप कितना रुपया देने के लिए तैयार हो इंडिया में, वो इंडिया का प्राइस। अगर वही चीज डॉलर में हुआ तो वो यूएसए का प्राइस, एंड सो ऑन। प्राइसेस इज अ टाइप ऑफ एक्सप्रेसिंग सिस्टम कि आप किसी भी गुड्स या सर्विस का एक अल्टीमेट एस्टिमेट लगा के एक्सप्रेस कर सकते। अब क्या प्राइस ये सिर्फ कस्टमर्स देते हैं या फिर प्रोड्यूसर्स भी? बिल्कुल, प्रोड्यूसर्स को भी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ऑर्गेनाइजेशन, रेंट वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ता है। सो ये सब चीज वो लोग किस रेशियो में, किस यूनिट में नापते हैं? प्राइस में। ठीक है, इस पूरे यूनिट में हम लोग सीखेंगे कि कैसे इक्विलिब्रियम प्राइस आता है, कैसे कभी डिमांड बढ़े तो हम लोग को प्राइस चेंज करना है, सप्लाई का चेंज होने पे क्या करना है, वगैरह वगैरह। फॉर एग्जांपल, हम लोग एक बड़े से ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर बन चुके हैं, एंड हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट जो है वो पेट्रोल का दाम बढ़ाए। मानो हमारा जो कंपनी है वो है कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो हमारे प्राइस पे इसका क्या असर पड़ेगा, वी हैव टू एस्टिमेट इट। आज हम लोग ये सीखेंगे किस तरीके से डिमांड और सप्लाई का जो फोर्स है मार्केट में, वो प्राइस को एस्टिमेट करता है। ठीक है, एक जनरल व्यू लेते हैं। ओपन कॉम्पिटिटिव मार्केट क्या होता है? जहां पे कई सारे फर्म एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हैं एंड अपना प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं। हो सकता है परफेक्ट कंपटीशन हो, ओलिगोपोली हो। कंपटीशन तो सब जगह है, मोनोपोली को छोड़। तो जब किसी कॉम्पिटिटिव मार्केट में हम लोग को प्राइस सेट करना है, तो हम लोग देखते हैं डिमांड और सप्लाई का क्या हालचाल है। नाउ व्हेन आई से डिमांड एंड सप्लाई, सिंपली डिमांड कौन सा स्लोपिंग होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग या अपवर्ड स्लोपिंग? डाउनवर्ड। वेरी गुड, डाउनवर्ड स्लोपिंग। और सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग। अपवर्ड। तो ये जो पॉइंट है जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, एक दूसरे को काट रहा है, ये पॉइंट कहा जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। कि भाई साहब, इस पॉइंट पे ऐसा प्राइस सेट होगा कि ना कंज्यूमर को पे करने में दिक्कत है और ना ही सप्लायर को बेचने में। इक्विलिब्रियम प्राइस को मार्केट क्लियरिंग प्राइस भी कहते हैं। ये कौन सा प्राइस है? A price at which the quantity demanded of a commodity equals the quantity supplied of a commodity. That is, at this price, there is no unsold stock or no unsupplied demand. इस प्राइस में ऐसा नहीं होता है कि मेरे पास कुछ सामान है जो पड़ा हुआ है, बिका नहीं, या फिर डिमांड जो है कस्टमर का वो फुलफिल नहीं हो रहा है। ये परफेक्ट सिचुएशन है। ऐसा प्राइस जब कंज्यूमर भी खुश है और सप्लायर भी खुश है। नाउ लेट अस सी द डिमांड टेबल विच इज गिवन। आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स कि सबको एक बार इसको गो थ्रू करो। ये खाली टेबल देखो, ठीक है? टेबल देख के चैट में मेरे को तुम लोग बताओ, अनम्यूट करके नहीं, कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होना चाहिए।
वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, एक जवाब आया, बाकी बच्चा ओके। ऋतिक तनु 2 जवाब आया। बाकी लोग सो गया क्या? जसमीत का जवाब आया। टोटल 11 बच्चे, 10 बच्चे हैं। जवाब इतना कम आया, 3 आया खाली। गुड। ठीक है, चलो। जो बच्चा जवाब दिया वेरी गुड, तुम लोग का जवाब सही है। और जो बच्चा जवाब नहीं दिया जगो। ठीक है। सो ये जो सीरियल नंबर 2 है, यहाँ पे वो जो कंडीशन जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि डिमांड मस्ट बी इक्वल टू सप्लाई, फुलफिल हो रहा है। और इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम प्राइस। देखो, एट ₹2 the quantity demanded is 35 as well as the quantity supplied is 35। प्राइस 3 पे क्या हो रहा है भैया? क्यों प्राइस 3 नहीं बोलेंगे? अरे देखो ना, ये डिमांड से टकराया। क्वांटिटी डिमांडेड क्या आ रहा है? अराउंड 20 से 30 के बीच में आ रहा है। और अगर यही प्राइस पे सप्लाई देखें तो 40 के 50 में के बीच में आ रहा है। अंतर देख रहा है? जब दाम बढ़ा, सिर्फ 2 से 3 रुपया हो गया किसी सामान का दाम, तो हम लोग अपना डिमांड को गिरा दी। और सप्लायर बोला वाह और प्रॉफिट मिलेगा, इस लालच में और गुड्स बना दिया, जिसके कारण एक्सेस डिमांड का सिचुएशन खड़ा हो गया। और अगर दाम को गिराएं, मानो 1 रुपया करें, तो सप्लायर बोलेगा नहीं नहीं, मेरे को सप्लाई करने का ज्यादा मन नहीं, वो अपना सप्लाई को गिरा देगा, बोलेगा हम खाली 22 यूनिट बेचना चाहते हैं। जबकि कंज्यूमर बोलेगा सस्ता सामान मिल रहा है भाई, हमको तो डिमांड करना है। तो ये सिचुएशन होता है। सॉरी, ऊपर में है एक्सेस सप्लाई, नीचे में है एक्सेस डिमांड। सप्लाई और नीचे में क्या है? एक्सेस डिमांड। ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? यो मैसेज करो। ठीक है, कूल देन, सबको समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ो। हम लोग को समझ में आया कि भैया क्यों 2 रुपया ही बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर भी खुश है और सप्लायर भी खुश है। दाम बढ़ाएंगे तो सप्लायर तो खुश होगा, कंज्यूमर रोएगा। दाम गिराएंगे तो कंज्यूमर तो खुश होगा, सप्लायर रोएगा। अभी ये जो एक्स्ट्रा एक्सेस सप्लाई, मतलब मार्केट में जो सामान है वो ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा हो गया, मतलब बोल सकते हैं मार्केट में उस प्रोडक्ट का सरप्लस है, ज्यादा बिक रहा है। जैसे कि आज के टाइम पे मास्क उतना डिमांड नहीं है लेकिन बहुत बिक रहा है। एट द सेम टाइम जब एक्सेस डिमांड का बात करें, मतलब मार्केट में क्या है? शॉर्टेज है, यानी कि लोग तो खरीदना चाहते हैं बट बन ही नहीं रहा है, सप्लाई हो ही नहीं रहा है। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब कोविड का केस था तब रेमडेसिविर जो दवा थी वो शॉर्टेज के एग्जाम्पल में आता है। ठीक है। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ सरप्लस एंड शॉर्टेज। अब आते हैं मेन पॉइंट कि सरप्लस क्या होता है, शॉर्टेज क्या होता है, एक्सेस डिमांड, सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम प्राइस, ये सब क्या होता है, ये तो क्लियर हो गया ना। कल को अगर डिमांड या सप्लाई में डिक्रीज या इंक्रीज हो तो क्या करें, ये सीखते हैं। बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू नो इन द चैट बॉक्स, तुम लोग जवाब लिख के भेजना, तुम लोग से सवाल पूछते हैं जो बच्चा क्लास किया है। ठीक है, डिमांड वाला। जब डिमांड कर्व में ही शिफ्ट हो तो क्या होता है, इंक्रीज या फिर एक्सपेंशन? में ही हो रहा है, पूरा डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं हो रहा है, शिफ्ट ऑन द डिमांड कर्व। एक जवाब आया, डिमांड सप्लाई।
ये प्राइस, ठीक है। शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व मतलब प्राइस के बढ़ने के कारण डिमांड में चेंज आना, प्राइस के गिरने के कारण डिमांड में चेंज आना। अगर प्राइस के बढ़ने के कारण डिमांड चेंज हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन, और गिरता है अगर डिमांड प्राइस के चेंज होने के कारण तो कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा। ओके, इंक्रीज डिक्रीज का मतलब शिफ्ट ऑफ द डिमांड, मतलब प्राइस तो वही था, अचानक से किसी और रीजन के कारण, प्राइस के कारण नहीं, किसी और रीजन के कारण डिमांड जो है वो बदला। और क्या रीजन है भैया कि डिमांड बदल सकता है? बहुत सारे रीजन है, जैसे कि गवर्नमेंट का टैक्स, मानो बाढ़ आ गया तो सामान महंगा हो जाएगा, गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लगाएगा तो महंगा सामान मिलेगा, कम टैक्स लगाएगा तो सस्ता सामान मिलेगा। जैसे कि उसका जो कॉम्पिटिटर है, जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, वो क्या दाम सेट कर रहा है, अगर वो महंगा बेच रहा होगा तो लोग मेरा ज्यादा सामान खरीदेंगे, मेरे प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा होगा। अगर मेरा कंपटीटर वही सामान को कम दाम पे बेच रहा है तो लोग मेरे से नहीं उससे खरीदेंगे। तो ये सब जो अलग अलग फैक्टर है ये सब भी डिमांड को इफेक्ट करता है, और यहाँ पे प्राइस का रोल नहीं होता है। बट किस्मत खराब है, किस्मत खराब है, डिमांड मानो किसी रीजन से, चलो पहले हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि डिमांड बढ़ा। डिमांड क्यों बढ़ा? मानो सरकार पेट्रोल का दाम गिरा दिया, हम लोग को नहीं पता पेट्रोल का दाम कितने दिन के लिए गिरा हुआ है, तो एक बार में क्या होगा, लोग सोचेंगे अरे पेट्रोल सस्ता हो गया है, चलो और बढ़ाते, ठीक है। तो उस पेट्रोल अपना, चलो नहीं गवर्नमेंट का टैक्स हटाओ, इसमें तो प्राइस चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल, फैशन आया किसी चीज का, फिडजेट स्पिनर, अचानक से मार्केट में आया फैशन में फिडजेट स्पिनर। आज भी फिडजेट स्पिनर का दाम 10 रुपया है, लेकिन क्योंकि फिडजेट स्पिनर को बड़े बड़े इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स चला रहे थे तो अब सबको वो यूज करने का मन कर गया, जिसके कारण डिमांड बढ़ा। प्राइस वही है, पहले भी 10 रुपया में था, आज भी 10 रुपया में है। पहले 10 रुपया में 5 लोग खरीदते थे, लेकिन आज 25 लोग खरीद रहे। क्या हुआ? डिमांड बढ़ गया, दाम तो 10 ही रुपया है। अब क्या करे भैया, तुम फिडजेट स्पिनर के कंपनी का मालिक है, अब क्या करे, एक्सेस डिमांड हो रहा है, मेरा तो शॉर्टेज हो जा रहा है भैया, क्या करे? अब सप्लाई उतना ही है, देखो सप्लाई का सिर्फ एक लाइन है अपवर्ड स्लोपिंग, बट डिमांड का दो है, एक है डी डी, एक है D1 D1, है कि नहीं? तो अब हम लोग प्राइस को बढ़ा देंगे, 10 से बढ़ा के 15 रुपया करें। इसका इफेक्ट क्या होगा भैया? मानिए 10 से बढ़ा के अगर 15 रुपया कर दे तो इसका इफेक्ट क्या होगा? डिमांड घट जाएगा। एग्जैक्टली जब कोई चीज महंगा होगा तो पहले 25 जन खरीद रहा था और अब 15 रुपया का है, तो आधा लोग बोलेंगे हटाओ यार नहीं खरीदी, एक नया पॉइंट बनेगा। देखो नॉर्मली इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। पहला सप्लाई और डिमांड का इंटरसेक्शन हुआ पॉइंट ई पे, और दूसरा पॉइंट E1, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, पहले लोग 25 फिडजेट स्पिनर खरीद रहे थे 10 रुपए पे, बट जैसे ही दाम 15 रुपया हुआ लोग अपना डिमांड को गिरा के 20 कर दिए। तो अगर कल को डिमांड इंक्रीज होता है और हमको कोई एक्शन लेना है तो हम प्राइस बढ़ा देंगे। दिस इज हाउ वी विल अगेन अचीव इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये पूरा जो है इसी चीज का ज्ञान दिया इंग्लिश, हम लोग को क्लियरली समझ में आ गया। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज में प्राइस तो नहीं चेंज हुआ लेकिन किसी और रीजन के कारण डिमांड पे असर आया। अब क्या करें? पहला सिचुएशन, डिमांड बढ़ा है, प्राइस 10 ही रुपया है, डिमांड 5 से 25 हो गया, क्यों? उस चीज का फैशन आ गया। अब क्या करें? सप्लायर की नजर से सोचा जाए तो सप्लायर बोला दाम बढ़ा दो ताकि हम लोग इक्विलिब्रियम को अटेन कर पाए। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? यो मैसेज करो। गुड। अच्छा कुछ बच्चा लोग जो है वो यो मैसेज नहीं करता है,
तो सर आई सिंपली अज्यूम कि तुम लोग सो रहे हैं। हाँ पप्पू बोल। सर वो प्राइस क्यों इंक्रीज करेगा सर? वो डिमांड अगर बढ़ रहा है तो सप्लाई इंक्रीज कर देगा, नहीं कर तो उसके पाएगा ना कारण से सप्लाई प्राइस इंक्रीज, ऑटोमेटिक बढ़ेगा। नहीं कर पा रहा है, सप्लाई नहीं कर पा रहा है इंक्रीज, तभी तो कोई और एक्शन लेना पड़ेगा। मानो मेरे पास उतना ही मशीन है फिडजेट स्पिनर बनाने का, उतना ही एम्प्लॉयज है, तो हम क्या करें? समझा? यस। ठीक है, कुछ लोगों का यो आया है, कुछ लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। डिक्रीज इन डिमांड मतलब कि फॉर एग्जाम्पल कोई बड़ा सा फिल्म स्टार है जो कि किसी स्कैम में फंस गया। अब क्या होगा, वो फिल्म स्टार जिस जिस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर था, वो कंपनी का प्रोडक्ट्स का डिमांड गिरने लगेगा। क्या डिमांड प्राइस के कारण गिरा रहा है पब्लिक? नहीं, पब्लिक को खराब लगा कि ये जो बंदा है इस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर है, नहीं खरीदेंगे इस कंपनी का प्रोडक्ट। किसी और रीजन से प्राइस पे असर आया? बिल्कुल हाँ। तो पहले देखो डी, पहले प्राइस मानो था किसी सामान का 50 रुपया, उसका हीरो के कारण जो डिमांड पहले 20 यूनिट हुआ करता था, अब गिर के 10 यूनिट हो गया। क्यों? क्योंकि उसका जो हीरो था ब्रांड एम्बेसडर, वो गड़बड़ी कर दिया। अब क्या करेंगे एज अ कंपनी? हम लोग सोचे देखो, प्राइस को 50 से गिरा कर 30 रुपया कर देते हैं। इससे क्या होगा, इससे जब वो सामान सस्ता होगा ना, कुछ और सेलर आएंगे। मानो 10 की जगह अब 15 लोग जो है मेरा खरीद रहे, तो हम इससे क्या किए, डिमांड को बढ़ा दिए। देखो ऊपर क्या हुआ था, हम डिमांड को गिराने का कोशिश किए दाम बढ़ाकर, नीचे में क्या कर रहे हैं, डिमांड डिक्रीज हुआ है, हम बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। कैसे? डिस्काउंट देके, कि डिस्काउंट पे ले जाओ, 20 रुपए का डिस्काउंट पे ले जाओ। तो लोग दौड़े दौड़े आए। 20 पहले 20 था, फिर हीरो का जो कांड है उसके बाद 10 हुआ, फिर हम लोग जब दाम गिराए तो 15 हो गया। देखो इंक्रीज किए ना, कैसे किए, ये ग्राफ बनाएंगे हम लोग, ये ग्राफ बनाएंगे, वो रेट निकालेंगे ग्राफ पे हम लोग कि हाँ भाई चलो इस रेट पर मेरा डिमांड बढ़ सकता है, नया इक्विलिब्रियम प्राइस ये बन रहा है। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? जो मैसेज करो। तो अब अपने बुक में लिख लो, व्हेन डिमांड इंक्रीजेस supplier will increase the price to attain the new equilibrium. When demand increases, supplier will increase the price to attain the new equilibrium. और यहां पे लिखो when demand decreases, supplier will decrease the price to attract new customers. एग्जाम्पल में शिल्पा शेट्टी, ठीक है, और ऊपर एग्जाम्पल में फिडजेट स्पिनर। याद रहेगा तुम लोग को। तो सर एग्जांपल क्या लिखे सर? कौन सा ऊपर में? नहीं, नीचे वाला। नीचे वाला शिल्पा शेट्टी। शिल्पा शेट्टी का भी कुछ रीजन के कारण, उसके हस्बैंड के रीजन के कारण इमेज खराब हुआ, तो जिस जिस कंपनी में शिल्पा शेट्टी ब्रांड एम्बेसडर थी उनका शेयर्स गिरने लगा, उनके प्रोडक्ट्स का डिमांड मार्केट में कम हो गया। ये जो लॉ है ना, ये हर जगह लगता है। आज तुम देख लो कोई भी टीवी इंडस्ट्री में, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गुड्स का बात नहीं करते हैं, कपिल शर्मा का शो, ठीक है, नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान गए थे, कुछ इशू हुआ,
जिसके कारण लोगों का ये जिद हो गया कि अगर वो नवजोत सिंह सिद्धू वहां पे गेस्ट बन के बैठे रहेंगे तो हम लोग शो नहीं देखेंगे। तो फिर वो लोग क्या एक्शन लिया, वो लोग बोला चलो इसको हटाते। तो बहुत बार एक्शन प्राइस के तौर पे लिया जाता है, बहुत बार कोई और एक्शन लिया जाता है। ठीक है, सिमिलरली अभी क्या हो रहा था, डिमांड ऊपर नीचे हो रहा था, डिमांड इंक्रीज डिक्रीज हो रहा था। मानो सप्लाई के साथ ऐसा होता, किसी चीज का सप्लाई अचानक से बढ़ जाए। भैया एग्जाम्पल, पहले हम अपने दुकान में खोआ बनाते थे। खोआ बनाने के लिए हम एक वर्कर को रखे थे जो खोआ बनाना इज अ लंबा प्रोसेस। ठीक है, कढ़ाई होता है, कढ़ाई में एक हाथ में हम लोग का बड़ा सा कुल्ची कहते हैं उससे, वो होता है, और दूध को वी हैव टू कीप मिक्सिंग। ठीक है, बड़े टाइम के बाद जब दूध खोल के गर्म हो जाता है और हम लोग मिक्स करते रहते तब जाके खोआ बनता है। काफी टाइम कंज्यूमिंग। तो एक दिन में कितना, मानो 5 किलो खोआ बना दे, टाइम कम है ना। लेकिन अचानक से कोई ऐसा टेक्नोलॉजी आया जिसमें हम लोग दूध डालते हैं, मशीन ऑन करते हैं, 15 मिनट में 2 kg खोआ तैयार। अब क्या होगा, अब हम लोग का सप्लाई भागेगा, बहुत सप्लाई करने लगेंगे। तो क्या हुआ, मानो 200 रुपया kg खोआ था, तब 10 लोग खोआ खरीदते थे मेरे शॉप से। अचानक से टेक्नोलॉजी में बेहतर प्रोस्पेक्ट होने के कारण, इम्प्रूवमेंट होने के कारण हमारा सप्लाई बढ़ के 10 से 20 हो गया कि अब हम 20 kg बेचने के लिए तैयार। बट क्या लोग खरीदने के लिए तैयार है? नहीं। तो हम क्या किए, दाम को गिरा दिए, गिरा के 150 रुपया किए। अब एक पॉइंट हमको मिला कि 15 लोग अब 150 रुपया पे वो खोआ खरीदने के लिए तैयार है। तो व्हेन इंक्रीज इन सप्लाई हो, सप्लायर क्या करेगा, डिस्काउंट देगा, विल डिक्रीज द प्राइस, ताकि so that new buyers may come and equilibrium price may be attained. I'm repeating it once again. When increase in supply, supplier will decrease the price ताकि नए buyer आए and equilibrium price may be attained. सिमिलरली कभी कभी होता है कि सप्लाई में डिक्रीज हो जाता है। मानो मेरे पास जो मशीन था थोड़ा वो ऊपर पुराना, देखने में लिखना है हमको। अच्छा लिख लो। हो गया। अभी मानो किसी रीजन से सप्लाई डिक्रीज होता है, क्या रीजन हो सकता है भैया? मानो कि ऐसे हम लोग देखते हैं, अब एक है ना, हम लोग फुल फ्लेजेड देखते हैं, खुद से बनाते हैं। ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ये डिमांड है, ये सप्लाई है। पहले प्राइस मानो था 20 रुपया, क्वांटिटी डिमांडेड था मानो 20 रुपया पे 30 लोग खरीदने के लिए तैयार थे। ठीक है, जब हम 20 रुपया करके किसी सामान को बेचे तो 30 लोग आके आके बोले कि हाँ भाई चलो हम खरीदेंगे। अचानक से मेरा टेक्नोलॉजी खराब हो गया, मेरा सप्लाई मानो स्ट्राइक हो गया, तो स्ट्राइक हो गया, कोई भी कारण से मेरा सप्लाई जो है वो गिर गया। ठीक है, अभी क्या होगा बात को समझो। ठीक है, यही प्राइस है, 20 रुपया ही है। 20 रुपया कहाँ पे टकरा रहा है, मेरे नए सप्लाई कर्व से लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ। लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्यों हुआ? क्योंकि डिक्रीज इन सप्लाई है। कहाँ टकरा रहा है, यहाँ पर।
जब हम ऐसे करके एक सीधा लाइन खींचे, देखो क्वांटिटी डिमांडेड कम हुआ, यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 करके 30 तक था, तो कम हो गया, मानो 20 हो गया। अब हम क्या करें, मेरा सप्लाई गिर गया है, तो अब हम क्या करें, कैसे हम इक्विलिब्रियम प्राइस को अटेन करें? सिंपली नया वाला पॉइंट, वो नया पॉइंट जहां पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे से टकरा रहे हैं, देखो वो नया पॉइंट कहाँ है भैया, ओल्ड प्राइस के ऊपर में है, मतलब प्राइस राइज करना पड़ेगा। जब प्राइस राइज करेंगे ऑटोमेटिकली हमारा जो डिमांड है वो बढ़ जाएगा। सेम चीज यहाँ पे देखो, ये इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे व्हेन सप्लाई डिक्रीजेस increase the price to attain the new equilibrium। जब हम दाम बढ़ाएंगे तो लोग ऑटोमेटिकली बोलेंगे छोड़ो नहीं खरीद, और मेरा जो एक्सेस डिमांड है वो गिर जाएगा। भैया एग्जाम में क्या हुआ, एग्जाम में मेरे से ऐसा ही सवाल पूछा कि भाई जब प्राइस मानो डिमांड इंक्रीज किया है हम क्या, भैया मेरे को याद नहीं आ रहा, सिंपली रफ में बना लो, डी एस, डिमांड इंक्रीज हुआ मतलब राइट शिफ्ट हुआ होगा, ठीक है। ये पुराना प्राइस था, ये नया प्राइस है, डिमांड इंक्रीज होने पर क्या होता है, प्राइस बढ़ जाता है, देखो राइस किया। ऐसे ही भैया पूछ दिया एग्जाम में कि मानो एग्जाम में पूछ दिया कि भाई सप्लाई इंक्रीज हुआ है क्या करें, तो भैया दो बनाएंगे ऐसे ही हम लोग लाइन, सप्लाई इंक्रीज हुआ मतलब राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई, पुराना प्राइस यहाँ पे था, नया प्राइस यहाँ पे, प्राइस क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं रफली में ग्राफ बनाकर। क्या तुम लोग को ये चारों बात क्लियर है? एक बार देख लो, किताब में तुम लोग के सामने है, सारा हेडिंग पढ़ो, खुद से समझो कि हाँ भाई प्राइस राइज हुआ, हाँ भाई प्राइस फॉल हुआ, और यो मैसेज करो, आई एम वेटिंग। सर लास्ट वाला एक बार फिर से बता दीजिए ना। कौन सा वाला? लास्ट वाला। लास्ट वाला में क्या है? डिक्रीज इन सप्लाई वाला। सप्लाई जब डिक्रीज करेगा तो कौन सा मूवमेंट होगा, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड? आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर। जब सप्लाई डिक्रीज करेगा तो कौन सा मूवमेंट होगा सप्लाई कर्व का, राइट में जाएगा सप्लाई कर्व या फिर लेफ्ट में? सर नीचे की ओर मींस नहीं, लेफ्ट में जाएगा, ठीक है। तो मानो सर नया सप्लाई सप्लाई को तो कर्व, इंक्रीज करना है तो सर नीचे ही ना जाएगा डिक्रीज 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 बोल रहा ओ हूं। ये नया सप्लाई कर्व बना, पुराना प्राइस था यहाँ पर, नया प्राइस कहाँ है, ऊपर में। मानो पुराना प्राइस 10 था तो बढ़ा होगा दाम, 10 से 15 हो गया होगा, तो प्राइस इंक्रीज हो रहा है। समझ आया? यस सर। ओके। मानो अभी तो हम लोग एक कहानी करते हैं, या तो सप्लाई इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है या फिर डिमांड इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। अगर दोनों साथ में हो तो क्या मतलब, चलो देखो। मानो डिमांड कर्व था ये, सप्लाई कर्व था ये, किसी रीजन से सप्लाई भी इंक्रीज किया और डिमांड भी इंक्रीज, तो क्या करें?
पहले हम लोग देखेंगे पुराना, ये मानो जो नया वाला सप्लाई कर्व, ये नया सप्लाई कर्व S1 और ये नया डिमांड कर्व D1। तो पहले पुराना वाला देखो, पुराना वाला कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब सिर्फ D और S कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट पे, ये और ये लाइन है ना, ये एक प्राइस। अब देखो नया वाला डिमांड और सप्लाई कर्व कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे। प्राइस क्या हुआ बताओ तुम लोग खुद देखकर चैट में। प्राइस राइस हुआ। बाकी बच्चा लोग देख के समझ आया, इंक्रीज हुआ प्राइस, राइज हुआ। ठीक, देखो सेम चीज, डिमांड भी इंक्रीज किया, सप्लाई भी इंक्रीज किया। ठीक है, नहीं हम लोग का ग्राफ थोड़ा गलत बना, या फिर अभी हम बता रहे हैं हम लोग का ग्राफ में गलती क्या हुआ। देखो सर वहां पे इक्विलिब्रियम वहां हम बता रहे कैसे हो रहा है, हो क्या रहा है, कितना इंक्रीज किया और कितना डिक्रीज किया ये भी मैटर करता है। अभी हम लोग का ग्राफ देखें तो किसका गैप ज्यादा है, सप्लाई का गैप ज्यादा है या फिर डिमांड वाला गैप ज्यादा है, ये सप्लाई भी, का क्या ये ज्यादा है? हाँ ये भी मैटर करता है। तो जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं ना, तो हम लोग को इस चीज का ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू हाउ। मानो ये जो पिंक है ये पुराना वाला डिमांड सप्लाई, ठीक है, और ये जो ब्लू है ये है हमारा नया डिमांड सप्लाई। सवाल उठता है कि डिमांड और सप्लाई कितना इंक्रीज किया, मानो इक्वली, जितना इंक्रीज डिमांड किया उतना ही इंक्रीज सप्लाई भी। ठीक है, दोनों का गैप एकदम सेम है, तो प्राइस मालूम है सेम रहेगा। खुद सोचो ना, अगर हम कुरकुरे का दाम बढ़ा के 5 से 7 रुपया कर तो एक बार के लिए तो डिमांड गिरेगा, लेकिन मानो कुरकुरे का डिमांड 7 रुपया पे भी बढ़ा, मेरा सप्लाई भी वही दाम पे बढ़ा रहे, सेम बढ़ रहा है। 10 नए लोग खरीदने के लिए आए मेरा कुरकुरे को और 10 नए सप्लायर्स भी आए, ये बोलते हुए कि हाँ भाई हम तो कुरकुरे बेचेंगे, तो क्या होगा, तो भैया प्राइस वही प्राइस पे काम चल जाएगा। ठीक है, लेट मी शो यू हाउ। देखो ये जो गैप है D1 और D के बीच, रेड में देखो, रेड में हम कर, ये गैप और ये गैप इक्वल है ना S और S1 के बीच। तो कहानी सिंपल, मानो डिमांड में ज्यादा इंक्रीज हुआ और सप्लाई में कम, तुम लोग खुद से बनाने का कोशिश करो, घर पे रख ली। डिमांड में ज्यादा इंक्रीज हुआ, सप्लाई इंक्रीज किया लेकिन डिमांड जितना नहीं कर पाया। खुद से बनाओ चलो सब कोई। पिंक वाला है डिमांड पुराना वाला, सप्लाई पुराना वाला। डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज किया, सप्लाई में ज्यादा इंक्रीज नहीं है, क्या होगा, दाम इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा, बढ़ जाए। देखो डिमांड का जो गैप है वो ज्यादा है, सप्लाई का जो गैप है वो कम है, क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया। ठीक है, प्राइस इंक्रीज करेगा। चलो एक और क्वेश्चन तुम लोग खुद से बनाओ सबको या मेरे को जवाब भेजो। लेट मी डू चैट टू माई सेल्फ ओनली, ताकि बाकी लोग आंसर ना देखें। ओके, मानो सप्लाई में इंक्रीज ज्यादा हुआ है और डिमांड में इंक्रीज कम हुआ है। मानो इंक्रीज इन सप्लाई इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन डिमांड, तो क्या होएगा, प्राइस चैट में डिक्रीज। बताओ। ठीक है, बाकी लोग भी ट्राई करो, बाकी लोग भी ट्राई करो, खुद से बनाना सीखो, इसको रटना नहीं है। 2-3 जवाब आया मेरे पास खाली अभी तक, बाकी लोग
चलो आलोक भी जवाब दिया। बाकी लोग ट्राई नहीं कर रहा है। गुड। चलो देखते हैं। ये पिंक वाला पुराना है, डिमांड और सप्लाई। रेड वाला नया होगा। इंक्रीज इन सप्लाई ज्यादा है, इंक्रीज इन डिमांड कम है। क्या हुआ प्राइस? भैया प्राइस जो है वो फॉल कर गया। देखो सेम चीज यहाँ पर भी हो रहा है। सप्लाई का गैप ज्यादा है, डिमांड का गैप कम है, प्राइस फॉल करेगा। तीनों ग्राफ तुम लोग के सामने है। तुम लोग जो लोग प्रैक्टिस किया है वो लोग को तो क्लियर है, जो लोग प्रैक्टिस नहीं किया है एक बार देखो, समझो और यो मैसेज करो। किसी को भी डाउट होगा पूछो। खाली दो बच्चा का यो आया है। मेरे को नाम लेना पड़ेगा, जो लोग यो नहीं भेज रहा उनका। ध्यानवीर क्लियर है? कृतिका? क्लियर है कि नहीं? यस या नो ये तो बताओ। ठीक है। तो यहाँ पर तुम लोग का एक छोटा सा पैराग्राफ है जो इंपॉर्टेंट। वी कैन समराइज दैट द टू पॉसिबल आउटकम्स व्हेन द सप्लाई एंड डिमांड कर शिफ्ट इन द सेम डायरेक्शन। मतलब मानो बोथ डिमांड और सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, तो हो सकता है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज हो, बट इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा पता नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि भैया डिमांड भी इंक्रीज हुआ, सप्लाई भी इंक्रीज हुआ, क्वांटिटी भी इंक्रीज हुआ, लेकिन प्राइस डिक्रीज हो गया। ठीक है। When both demand and supply decrease, the equilibrium quantity decreases, but change in equilibrium price is uncertain. ठीक है। क्या हो रहा है? हमेशा क्वांटिटी इंक्रीज होगा भैया, डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज होगा, बट प्राइस के साथ क्या होगा? जब तक हमको ये ना पता चले कि ज्यादा बड़ा इंक्रीज किसमें हुआ है, डिमांड में या सप्लाई में, तब तक हम लोग नहीं बता सकते। ठीक है। इस चीज को ही ये दो लाइन में बताया गया है। बट क्या ऐसा हो सकता है कि डिमांड इंक्रीज कर रहा है, सप्लाई डिक्रीज कर रहा है? क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। चलो देखें, तुम लोग भी कोशिश करो साथ ही साथ।
डिमांड सप्लाई, डिमांड इंक्रीज कर रहा है, सप्लाई डिक्रीज कर रहा है। क्या हुआ प्राइस का? प्राइस राइज होगा। प्राइस एग्जैक्टली, बढ़ जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड, प्राइस राइज होगा। उल्टा करके देखो तो, उल्टा करके देखो तो, डिमांड कम इंक्रीज हुआ हमारा। अभी हम लोग यहाँ पे क्या किए, डिमांड का इंक्रीज ज्यादा था, सप्लाई का डिक्रीज कम था। उल्टा करो, डिमांड का इंक्रीज को कम करो और सप्लाई का इंक्रीज को ज्यादा करो। प्राइस डिक्रीज। चलो देखते हैं क्या करना है। डिमांड का इंक्रीज कम, सप्लाई का इंक्रीज ज्यादा, डिक्रीज ज्यादा। प्राइस डिक्रीज आया, मेरा डायग्राम में कहाँ गड़बड़ी हुई? मेरा सर मेरा कम आ रहा है। मतलब डिक्रीज आ रहा है ना, हम्म तो तुम लोग का सही आ रहा है, ये मेरा सब डायग्राम मेरा गलत भी। बन रहा है। सर मेरा डिमांड डायग्राम का डिक्रीज होगा तो हाँ वो तो नीचे जाएगा ना सर, कर्व लेफ्ट दूसरा वाला। जाएगा, लेफ्ट जाएगा। हाँ सर नीचे, आप ऊपर बना दिया था। डिमांड इंक्रीज हो रहा है, सप्लाई डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, बट डिमांड का इंक्रीज छोटा है। देखो ये वाला छोटा है गैप, और सप्लाई का जो डिक्रीज है वो गैप बड़ा है। समझ में आया? इसके डिमांड इंक्रीज हुआ, सप्लाई डिक्रीज हुआ। सर आप डिक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज ना करना है इसको सप्लाई, सप्लाई को। नहीं, सप्लाई राइट साइड डिक्रीज जाएगा। करना है। सर सेकेंड सिचुएशन आप बताए थे सर आप जिसमें पहले सप्लाई बोले थे ना बढ़ेगा। सप्लाई कि इंक्रीज है अच्छा। सर, सप्लाई इंक्रीज सप्लाई। होगा और उस मतलब डिमांड थोड़ा अच्छा, कम नहीं नहीं, हम इंक्रीज होगा। तुम लोगों को क्या बोलने का कोशिश कर रहे हैं, सुनो ठीक है। एक बार डिमांड का जो गैप है, डिमांड में जो इंक्रीज हुआ, इंक्रीज चेंज इन डिमांड इज स्मॉलर देन चेंज इन सप्लाई। मतलब सप्लाई बहुत ज्यादा डिक्रीज किया और डिमांड इंक्रीज किया, बट उतना इंक्रीज नहीं किया। उसका इफेक्ट हम तुम लोग को दिखा रहे हैं, ठीक है। ऊपर भी सेम चीज हुआ है, देखो ऊपर में भी वही हुआ है। डिमांड का गैप ज्यादा है इंक्रीज का, सप्लाई का गैप कम है डिक्रीज का। समझ आया? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आई एम ट्राइंग टू से कुछ भी हो, अगर डिमांड प्लस है, ठीक है, डिमांड इंक्रीज किया है, सप्लाई डिक्रीज किया है, प्राइस हमेशा इंक्रीज करेगा। हो सकता है प्राइस ज्यादा इंक्रीज करे और प्राइस कम इंक्रीज करे। समझ आया ये वाला बात? सेम सिचुएशन है, दोनों सिचुएशन में सेम बात है। डिमांड इंक्रीज कर रहा है, सप्लाई डिक्रीज कर रहा है, बट डिमांड का जो इंक्रीज है पहला सिचुएशन में ज्यादा था, और दूसरा सिचुएशन में भी डिमांड इंक्रीज कर रहा है, सप्लाई डिक्रीज कर रहा है, बट यहाँ पे सप्लाई का डिक्रीज ज्यादा है। दोनों ही केस में प्राइस तो राइज करेगा, बट हो सकता है केस 1 में प्राइस ज्यादा राइज करे, केस 2 में प्राइस कम राइज करे। क्वांटिटी तो सेम रहेगा सर। हाँ, क्वांटिटी सप्लाई में अंतर आएगा थोड़ा थोड़ा। नहीं सर, जैसे ग्राफ अभी आप बनाए थे तो उसमें इक्वल लग रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सर जैसे ये इसको पहला वाला को मिलाते यहाँ हैं। से फॉल हुआ, देखो ये Q1 है, ये Q2 है, फॉल हुआ। अगर इसको देखें तो यहाँ पे राइज हुआ, Q1 है, Q2 हो गया। प्राइस दोनों में बढ़ा है, एक में क्वांटिटी इंक्रीज हुआ, एक में क्वांटिटी डिक्रीज हुआ।
ठीक है, लेट मी शो यू फ्रॉम बुक्स एग्जांपल। यहाँ पे ग्राफ जो है वो एक्यूरेट बनाया है चार्ट में। केस ए, केस बी। केस ए में इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन, ऐसे नहीं लिखते हैं, केस ए में इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई। देखो सप्लाई का गैप कम है, डिमांड का गैप ज्यादा है। प्राइस तो राइज करेगा ही, प्राइस तो राइज करेगा, क्वांटिटी भी राइज करेगा। दोनों, प्राइस भी राइज करेगा, क्वांटिटी भी राइज करेगा। केस बी, इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई। यहां पे प्राइस तो राइज करेगा ही, बट क्वांटिटी फॉल कर जाएगा। समझ आया दोनों का अंतर? एक में प्राइस दोनों में राइज कर रहा है, बट एक जगह क्वांटिटी इंक्रीज होगा, बट दूसरा जगह डिक्रीज होगा। एक बार अच्छे से देख लो, जैसे हम लिखे हैं तुम लोग भी लिख लो, ये वाला और ये वाला तुम लोग भी कॉपी कर लो। केस ए का इस तरफ होना चाहिए, केस बी का उस तरफ, और यो मैसेज करो समझ के। सर आप क्वांटिटी को मतलब ग्रेटर किए हैं तो वो क्या शो कर रहा है कि ज्यादा कि कम? मतलब ज्यादा बनाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है बात को समझो, डिमांड उतना है ही नहीं। एक तो मेरा सप्लाई गिरा, पहले हम 50 कुरकुरे बनाते थे और अब हम कम कुरकुरे बनाएंगे, और डिमांड उल्टा बढ़ा लेकिन कम बढ़ा। तो इसका क्या असर हुआ? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फॉल किया, इक्विलिब्रियम प्राइस राइज किया, क्वांटिटी फॉल किया। और केस ए में डिमांड बहुत बढ़ा, सप्लाई थोड़ा सा गिरा, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइज करेगा। जितना कर सकता था उतना नहीं करेगा, लेकिन करेगा। अच्छे से समझो, कॉपी करो और यो मैसेज करो। ऋतिक को समझ आया, तनु को आया, अंशु को आया। सर पहले वाले डायग्राम में इक्विलिब्रियम पे तो प्राइस आया नहीं है, उसमें गलती है ना? कहाँ पे? हाँ वो थोड़ा ये लोग गड़बड़ किया, प्राइस थोड़ा ज्यादा ऊपर कर दिया, प्राइस यहाँ पे होता है। हाँ बुक में ही लिखना है ऋतिक, जैसे हम लिखे वैसे ही। कृतिका, समझ आ रहा है ना? ओके, तो अल्टीमेटली हम लोग कुछ भी रटे नहीं है यहाँ। एग्जाम में कुछ भी पूछ लिया, डिमांड का चेंज ज्यादा है, तुरंत ग्राफ बनाएंगे जवाब आ जाए। सप्लाई का चेंज ज्यादा है, तुरंत ग्राफ बनाएंगे जवाब आ जाए, रफली। ठीक है, एमसीक्यू फॉर्म में आएगा, तुम लोग तैयार है। एक छोटा सा इलस्ट्रेशन है जो हम लोग का किताब में दी। D1 S1 ये ओरिजिनल था, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम था। फिर क्या हुआ, नया डिमांड आया, D2 D3 S2 S3, ये नया डिमांड और सप्लाई का कर्व बना। हम लोग को बोला गया कि भैया कितना इक्विलिब्रियम आप कर सकते हो। मानो कि जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन, अज्यूम X इज अ नॉर्मल गुड, पॉइंट यहाँ पे नहीं, होल्डिंग एवरीथिंग एल्स कांस्टेंट, assume that income rises and the price of a factor of production also increases. What point in the figure above is most likely to be the new equilibrium price and quantity? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है तुम लोग के सामने 3 डिमांड कर, 3 सप्लाई कर दो। एक एक्स नाम का प्रोडक्ट है जो नॉर्मल गुड है, मानो
वाटर बॉटल है, नॉर्मल हर कोई यूज करता है, या फिर स्कूल बैग। सब कुछ कांस्टेंट था और किसी एक इंडिविजुअल का इनकम राइज किया, ठीक है। साथ ही साथ इनकम राइज होता है तो डिमांड क्या होता है, इंक्रीज होता है नॉर्मली, ठीक है। साथ ही साथ जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था, मतलब जो सप्लायर जिस सामान से वो बैग बनाता था उसका भी दाम राइज कर गया। मानो बैग बनाने का जो कपड़ा है, चेन है, इन चीजों का भी दाम राइज कर गया। तो इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी, ये जो हम लोग के सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 बना हुआ है, अलग अलग पॉइंट, किस पॉइंट पे आना चाहिए? सबको हम 1 मिनट दे रहे हैं, गेस करके बताओ। सबका गेस होना जरूरी है। सर एक ही पॉइंट बस बताना बस है। एक ही पॉइंट आएगा। इनकम राइज किया है, हम डिमांड बढ़ाएंगे। मेरा ओरिजिनल डिमांड है D1 और ओरिजिनल सप्लाई है S1, ठीक है। अब इससे या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। ओके, एज अ कंज्यूमर सोचो, मेरा डिमांड, मेरा इनकम बढ़ा, हम डिमांड इंक्रीज करेंगे। डिमांड इंक्रीज होगा तो राइट शिफ्ट होगा, D1 से D2, ठीक है। मेरा सप्लाई क्या होगा, जिस सामान से हम बैग बनाते थे उसी का दाम बढ़ गया, हम क्या करेंगे, सप्लाई इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे? डिक्रीज। वेरी गुड, महंगा बन रहा है ना। पहले जब हम 100 रुपया में किसी बैग को बेचते थे, हम 30 रुपया मुनाफा कमाते थे, 60-70 रुपया कॉस्टिंग। अब ये कॉस्टिंग बढ़ के 80 रुपया सर हो गया। मुनाफा डायग्राम का से कैसे देख किए सर? सिंपल है, सिंपल है। देखो ओरिजिनल कौन सा है, वो बीच वाला जो होगा वही होगा। S1 D1, ठीक है। हाँ यस सर D1 प्लस 1। अभी मेरा इनकम बढ़ा तो डिमांड इंक्रीज हुआ, तो डिमांड इंक्रीज होता है तो कहाँ शिफ्ट होता है डिमांड पर? आगे क्यों, मतलब राइट राइट वर्ड। और सप्लाई डिक्रीज हुआ, कैसे डिक्रीज हुआ भैया? पहले हम जिस चीज को 70 में बनाते थे, अब वही चीज हम 80 में बना रहे हैं। दाम पहले भी 100 था, दाम अभी भी 100 है। पहले प्रॉफिट 30 था, मेरा प्रॉफिट गिर गया, ज्यादा नहीं बनाएंगे भैया, फायदे का सौदा नहीं। तो डिमांड क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, सॉरी सप्लाई डिक्रीज हुआ, ठीक है। यानी कि S3 और D2 कहाँ टकरा रहा है, पॉइंट नंबर 2। तो इसका आंसर है पॉइंट नंबर 2। ऐसे तो करके समझ में, चलो ना 2 देखते हैं, 2 सबको ही देखते हैं। मानो कोई गुड है Z करके, Z का कोई कॉम्प्लीमेंट गुड था, मतलब जैसे कि पेन रिफिल, कार पेट्रोल, क्या ये सब अकेले चलता है? नहीं भैया, ये लोग साथ में चलता है। तो जैसे Z था, Z का एक दोस्त था Y, और Y का दाम मार्केट में गिर गया। दोनों Z और Y Z साथ में चलते हैं। Y का दाम मार्केट में गिर गया। Z समझ लो है पेन, Y समझ लो है इंक। इंक का प्राइस डिक्रीज हुआ। एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी बेहतर आया, जिसके कारण Z अब और प्रोड्यूस होगा, सप्लाई ज्यादा होगा Z का। तो कौन सा पॉइंट पे हम लोग का आंसर आएगा? कॉम्प्लीमेंट्री गुड वो गुड होते हैं जो साथ में चलते हैं, पेन इंक। 9 नंबर। ओके 7। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस फॉल किया है, तो हमको ये बताओ कि जो डिमांड गुड घट Z जाएगा। है, गुड Z है, उसके साथ क्या होगा? डिमांड घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। डिमांड भी बढ़ेगा और सप्लाई बढ़ डिमांड रहा है। बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा हम तुमको समझाते हैं। मानो पेन का जो इंक है उसका दाम सस्ता हो गया, तो हम लोग क्या सोचेंगे, चलो ज्यादा पेन खरीद के रख लेते हैं। मानो कार का दाम सस्ता हो गया, तो हम लोग सोचते हैं कि चलो कार ले ले। पेट्रोल महंगा है लेकिन कार का दाम सस्ता हुआ तो कार ले लेते हैं। अल्टीमेटली कार लेंगे, बिना पेट्रोल का तो नहीं चलेगा, तो पेट्रोल का भी डिमांड बढ़ जाए। वैसे ही मानो पेन का सर दाम जैसे सस्ता हो गया। बोल। सर जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में हम लोग देख रहे थे, जैसे प्राइस कम हो रहा था तो डिमांड डिमांड भी कम हो रहा था। तो यहाँ पर अगर प्राइस ज्यादा है तब भी हम लोग क्यों डिमांड कर रहे हैं इतना? कहाँ प्राइस ज्यादा, हमको समझा। नहीं, जैसे हम लोग देख रहे थे ना प्रीवियस क्वेश्चंस में भी कि प्राइस कम है तो डिमांड भी कम है। यहाँ पे भी प्राइस कम हो रहा है इंक का, तो यहाँ पे भी डिमांड कम ना होगा?
नहीं, पेन का बात हो technology, रहा पर वो है। नॉर्मल गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड देख करके हम लोग कर रहे हैं। हाँ हाँ, वहां पे सिर्फ पेन का बात हो रहा था, यहाँ पे हो रहा है कि भाई इंक का दाम गिरा है, पेन का डिमांड क्या होगा, तो पेन का डिमांड बढ़ जाएगा ना, कि इंक सस्ता में मिल रहा है यार, और पेन खरीदो, रिफिल तो तुरंत हो जाएगा, ये सोचने लगेंगे हम लोग। तो क्या हुआ, पेन का डिमांड राइज किया, इंक का सप्लाई राइज किया, H2 और D2, पॉइंट नंबर 7। ऊपर में था पॉइंट नंबर 2, 1 का आंसर, 2 का आंसर है पॉइंट नंबर 7। ठीक है, चलो टाइम देते 3 बनाने का कोशिश करो, तब हम देखते बनाता है कि नहीं, तुम लोग खुद से रीड करो और आंसर चैट में भेजो। हम्म, सर डायग्राम दिखाइए ना एक बार। महाराष्ट्र में 2005-6 में बहुत जोर बारिश आई, जिसके कारण राइस का क्रॉप खराब हो गया, सप्लाई क्या होगा, डिक्रीज। घटे। तो क्या होगा इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी का, सप्लाई, डिमांड तो उतना ही है, सप्लाई घट गया, D1 और S3 कहाँ टकरा रहा है, 3 3। तो आंसर है पॉइंट नंबर 3। ऑनलाइन में भी जो लोग जवाब दिए हैं, हैवॉक का मतलब उथल पुथल, ठीक है। क्या बताया सर हैवॉक का सर मतलब? कैसे उथल पुथल पता होगा। चल रहा है सर कि ये डिमांड का कुछ चेक करना है? कॉमन सेंस लगा रहे हैं कि जब डिमांड इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं, राइट करते हैं, डिमांड डिक्रीज होता है तो लेफ्ट करते हैं, सप्लाई इंक्रीज होता है तो राइट करते हैं, डिक्रीज होता है तो लेफ्ट करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में बारिश है, ऑब्वियस सा बात है सप्लाई कम हो गया होगा, तो सप्लाई कम होता है तो लेफ्ट होता है, S1 से S3 होता है, डिमांड तो उतना ही है, तो आंसर क्या आ गया, पॉइंट नंबर 3 आ गया। D1 और S3 कहाँ टकराया, पॉइंट नंबर 3 में टकराया। ठीक है, शुरू करो D1 और S1 से और फिर सोचो क्या होगा। पॉइंट नंबर 2 में क्या हुआ था, पेन का दाम उतना ही था, इंक का दाम बढ़ गया, ठीक है, इंक का दाम गिर गया, घट। तो हम ज्यादा लेना चाहेंगे, ज्यादा पेन खरीद के रख लेंगे, ताकि जब भी फ्यूचर में इंक हो, इंक तो सस्ता मिलता है ना यार, भरवा लेंगे, ये सोच के। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आया, जिसके कारण पेन का सप्लाई बढ़ गया, क्लियर बोल रहा है क्वेश्चन। तो H2 और D2 कहाँ स्ट्राइक किया, पॉइंट नंबर 7। इसी तरीके से 1 में क्या हुआ, इनकम बढ़ा, भैया नॉर्मल से बात है, इनकम बढ़ेगा तुम ज्यादा सामान खरीदेंगे, क्यों, नॉर्मल गुड है, मानो मोबाइल टीवी, इनकम बढ़ाया हम और खरीदते, पहले मेरे खाली हॉल में टीवी था, अब हम अपने रूम में भी टीवी लगाएंगे, तो इनकम बढ़ने से मेरा डिमांड राइज होता है, ठीक है। और टीवी बनने का जो दाम था, मानो सब सिंपली समझो, पहले एक टीवी बनाने का खर्चा पड़ता था 30,000 और हम बेचते थे 50,000, अब वही टीवी बन रहा है मेरा 38,000 में, मेरा प्रॉफिट घट गया ना, प्रॉफिट घट गया ना, हाँ भैया। तो अब ज्यादा सप्लायर बोलेगा यार हमको नहीं बनाने का मन, ज्यादा टीवी नहीं बनाएंगे, क्यों, मुनाफा नहीं, जिसके कारण सप्लाई क्या होगा, फॉल होगा। D2 और S3 कहाँ टकरा, पॉइंट नंबर 2, समझ आया अब। उसका डाउट, यस सर। का डाउट था ना। यस सर, समझ में आ गया, वो बन गया फोर्थ वाला, 4 वाला में। गुड, कितना अभी, पप्पू तेरे को समझ में आया, यस सर। ठीक है, कृतिका, हर्ष, कुछ समझ आ रहा है, यस सर। यस सर। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब पॉइंट नंबर 4 में क्या होता है, कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है कि नया गाड़ी का जो प्राइस है वो अगले साल बढ़ेगा। तुम लोग सोचो, तुम लोग कंज्यूमर है, ठीक है, और तुम लोग सोच रहे हैं कि यार अगला साल तो यही गाड़ी 5 की जगह 7 लाख में मिलेगा, तो आज तुम लोग क्या करेगा, अपना डिमांड इंक्रीज इंक्रीज कर लेंगे, ये सोचेंगे कि भाई अगले साल तो महंगा मिलेगा, चलो अभी ले लें।
तो इंक्रीज करेंगे। व्हाट पॉइंट इन द फिगर इज मोस्ट लाइकली टू क्रिएट द न्यू इक्विलिब्रियम? प्राइस एंड क्वांटिटी। 5। डिमांड इंक्रीज की है S1 और D2। आंसर है पॉइंट नंबर 5, है ना? सिंपल है, ठीक है, रटने का नहीं है। यूनिट 2 तुम लोग का कुछ नया है, स्पेशल है, जो CMA वाला बच्चा लोग नहीं पढ़ा। तो याद रखो कि इसमें कुछ रटने का नहीं है, सिंपली ग्राफ बनाना आना चाहिए और कॉमन, मतलब एकदम इजी चीज है, ठीक है। डिमांड बढ़ा तो राइट होगा, डिमांड घटा तो लेफ्ट होगा। डिमांड कौन सा होता है? सॉरी, हम तो सप्लाई बना के डिमांड डाउनवर्ड फॉलिंग होता है। सप्लाई कौन सा होता है? सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग होता है। इस तरीके से जब हम लोग बनाएंगे तो हम लोग को ये चीज एकदम इजीली समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन सर स्लोप अलग अलग कलर में रहता है तो ज्यादा बेहतर दिखता है। हाँ तो चलो हम बना देंगे अलग कलर में, एग्जाम में थोड़ी अलग कलर में रहेगा, यस तो सर, आपके ब्लैक कंफ्यूज एंड हो व्हाइट जाते में हैं रहेगा। कि दोनों को मिला देते हैं। हाँ वो थोड़ा एक होता है, मतलब आंख का वो लिमिटेशन है। बट अगर ऐसा कभी मतलब लगे ना कि फंस रहे तो खुद से बना लो, क्वेश्चन को समझो, खुद से बना लो, तो वो थोड़ा ज्यादा इजी होता है। हम क्या कर रहे थे ना, हम तुम लोग के सामने बैठे हुए थे, मेरे सामने रफ पेपर बना हुआ है, हम पूरा कहानी खुद से बना ले रहे थे और फिर हम बोल रहे थे कि हाँ पॉइंट नंबर 2 है, 3 है, उससे आसान लगता है, ठीक है। इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। हम लोग इस चैप्टर में सब कुछ डिस्कस कर लिए हैं सिवाय एक चीज के। लेट मी शो यू व्हाट। ओलिगोपॉली, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपॉली बाकी है हम लोग का, और प्राइस लीडरशिप नहीं, कार्टल्स तो कल किए थे, किंकेट डिमांड कर्व बाकी है, ठीक है। देखो सर तो आप ये पढ़ाए थे सर, कॉपी किंकेट डिमांड कर्व नहीं, किंकेट डिमांड कर्व का एक छोटा सा हम तुम लोग को वो दिए थे, बट फिर से एक बार पढ़ लेना, ठीक है। प्राइस आउटपुट डिसीजन, ये क्या है? कल ही हम लोग पढ़े हैं, अलग अलग टाइप से प्राइस फिक्स होता है, ठीक है। कुछ ओलिगोपोलिस्ट क्या करते हैं, फर्म के इंटरडिपेंडेंस को भूल जाते हैं कि जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, खुद का डिसीजन लेने खोजेंगे, ठीक है। तो जब इंटरडिपेंडेंस इग्नोर किया जाता है, डिमांड कर्व क्या हो जाएगा? डेफिनेट हो जाएगा, वो लोग अपना हिसाब से चलेगा भाई। और इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होगा? फाउंड आउट बाय इक्वेटिंग मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू, MC इज इक्वल टू MR, जहां पे होगा ये लोग वही आउटपुट सेट कर देंगे। क्या हो रहा है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, कुछ फर्म है, बाकी लोग क्या कर रहा है मतलब नहीं है, हम अपना डिमांड कर्व से मतलब रखते हैं, मतलब उनका डिमांड कर्व डेफिनेट है। ऐसे लोग क्या करते हैं, डिक्लाइन बोलना चाह रहे हैं सर? नहीं डेफिनेट decline। मतलब वो लोग एकदम पक्का है, ठीक है। ऐसे ऊपर बाकी लोग से मतलब नहीं है, अगर मेरा ऐसा डिमांड होके कर्व रखना है, में कुछ चेंज नहीं होगा वो लोग का, मतलब डाउनवर्ड चेंज होगा, बट वो लोग का अपना मर्जी से होगा, कॉम्पिटिटर का मर्जी से नहीं होगा। कॉम्पिटिटर 500 में बेचे, 5 लाख में बेचे, वो लोग को मतलब नहीं। नहीं सर, जैसे बोलना चाहिए डिमांड कब तो कस्टमर पे निर्भर करता है ना सर। हाँ लेकिन ये लोग का वैसा बेस बन के रखता है, फ्यू सेलर है ना, जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल लेस इंडिपेंडेंट है, लेस को कोई टक्कर नहीं देता है पोटैटो चिप्स के मामले में, तो वो लोग इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, जहां पे MC इज इक्वल टू MR रहता है वहां पे इक्विलिब्रियम लगा देते हैं, समझ आया? यस सर। कॉम्पिटिटर तो है लेकिन उतना फर्क नहीं पड़ रहा वो लोग। कुछ ओलिगोपोलिस्ट क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कि हम लोग का कॉम्पिटिटर क्या करेगा, कल भी हम तुम लोग को बताए थे, ठीक है, कॉर्नेट मॉडल के बारे में, कि हम लोग लड़ेंगे नहीं, साथ में चलेंगे। ऐसे ही स्टैकलबर्ग्स मॉडल होता है, जहां पे लीडर आउटपुट बिफोर ऑल द फर्म डिसाइड कर लेता है कि हम इतना आउटपुट रखेंगे, और वो लोग के डिसीजन के बेसिस पे बाकी लोग दाम सेट करता है, ठीक है। लीडर जो दाम सेट किया है, लीडर जो आउटपुट सेट किया उसके हिसाब से चलेगा। तीसरा अप्रोच था कि ओलिगोपोलिस्ट साथ में मिलके काम करेंगे, कार्टेल फॉर्म करके, ठीक है, कोशिश करेंगे कि मिलके हम लोग सबको किसी बड़ा कंपनी को हराएं। एग्जाम्पल भी दिए थे, वोडाफोन और आइडिया। सर कार्टेल को मतलब इनलीगल माना जाता है क्या इंडिया में? नहीं, अगर कार्टेल तुम लीगली फॉर्म किए हो तो ठीक है, लेकिन अगर किसी एक को हराने के लिए चुपके से साजिश कर रहे हो तो ये गलत, ठीक है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, अक्सर ओलिगोपोली में फर्म्स आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, क्यों? फ्यू सेलर है,
जियो अपना दाम ज्यादा गिराएगा, सब वहीं भागने लगेगा, सब एयरटेल वेटेल सब छोड़ देगा। एडवर्टीजमेंट को बहुत महत्व देते हैं। देख लो ना कैसा कैसा ऐड आता है, एयरटेल कितना खर्चा करता है अपना ऐड और सेलिंग कॉस्ट के ऊपर। ठीक है, ग्रुप बिहेवियर पे ध्यान देते हैं, देखते हैं कि यार हम अकेले थोड़ी हैं, मेरे साथ एयरटेल है, देखता है ये लोग एयरटेल क्या कर रहा है, कितना जीबी दे रहा है, अच्छा एयरटेल क्या क्या फीचर दे रहा है, कौन कौन सा चैनल साथ में दे रहा है, कौन कौन सा एप्स का सब्सक्रिप्शन दे रहा है, क्या क्या ऑफर निकाल रहा है, और फिर रिएक्ट करते। तो ओलिगोपोली में ये 3 चीज होता है, पहला इंटरडिपेंडेंट होते हैं, दूसरा सेलिंग कॉस्ट करना ही पड़ता है, और तीसरा ग्रुप बिहेवियर, ग्रुप में और भी लोगों को देखते हुए रिएक्ट करते हैं। और किंकेट डिमांड कर्व, सबसे स्पेशल डिमांड कर्व होता है किसका, ओलिगोपोली का। यहाँ पे किंकेड होता है, किंकेड मतलब ऐसे जा रहा था शांति से, अचानक से मुड़ गया, एक पॉइंट बनाते हैं, देखो पॉइंट पी बोला है यहाँ पे। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं किंकेड डिमांड कर्व हाइपोथेसिस। ये माना जाता है कि जब ओलिगोपोली में डिमांड कर्व बनाए तो उसमें किंक होगा। ऐसा क्यों, क्यों ऐसा? बिकॉज the segment of the demand curve above the prevailing price is highly elastic and the segment of the demand curve below the prevailing price is inelastic. अगर हम दाम बढ़ा के कुरकुरे का 5 से 7 कर देंगे तो लोग कुरकुरे खाना ही छोड़ देंगे, बोलेंगे ना भाई महंगा है, लेज लो। और अगर वही कुरकुरे का दाम गिरा देंगे तो उतना कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ही डिमांड पे असर होगा। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि हम दिन में 1 कुरकुरे खा रहे थे अब 10 खाएंगे, नहीं, 2 खाएंगे, 3 खाएंगे, तो ज्यादा असर नहीं हो रहा। इन इलास्टिक का मतलब अगेन, हाथ में बरमूडा पकड़ो, दोनों हाथ दोनों मुट्ठी से पकड़े हुए, वो क्या है हम लोग का प्राइस है, प्राइस का फैक्टर। और बीच में क्या है, डिमांड है। इन इलास्टिक मतलब प्राइस बदल रहे हैं लेकिन डिमांड नहीं बदल रहा है। कुरकुरे का दाम घटा के 5 से 4 रुपया कर दिए लेकिन ज्यादा चेंज नहीं आया, और वही महंगा कर देंगे तो बहुत चेंज दिखेगा। ये ओलिगोपोली में दिक्कत है, कम सेलर है ना, कम सेलर है तो यार तुम दाम बढ़ाएगा तो दूसरा के पास चल जाएंगे, और तुम दाम गिराएगा तो मेरे को उतना कोई ज्यादा जरूरत है नहीं कि हम बहुत सारे खरीद के रख लें। क्या ये बात क्लियर है? सबको यो मैसेज करो। ठीक है, ओलिगोपोली में अगर हम, एक फर्म है, मेरे कंपटीटर मेरे साथ लड़ रहा है, हम दाम गिराएंगे तो वो भी दाम गिराएगा, लेकिन क्या अगर हम दाम बढ़ाएंगे तो वो भी दाम बढ़ाएगा? नो सर, कभी नहीं। वो बेवकूफ थोड़ी है, वो बोलेगा अच्छा किया तुम दाम बढ़ाया, अब तुम देखो मजा, सब मेरे से खरीदेगा। तो ये चीज होता है वहां पर। ठीक है, ओके, सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर सर कंप्लीट होता है। आप वो कैसे करते हैं सर कि वो इनलास्टिक है तो क्या होता है उसका मतलब, या फिर देखो सिंपली रिलेटिवली हम क्या करते हैं, हम इमेजिन करते हैं कि मेरे हाथ में एक बरमूडा है। ठीक है, बरमूडा में इलास्टिक होता है, यहाँ पे ये जो है ये इलास्टिक का होता है, इसको पकड़ के टानते हैं ना तो पूरा टन आता है। इस इलास्टिक को हम नाम दे दिए डिमांड का, और ये हैंड जो है मेरा, इसको हम बोले प्राइस। अभी मानो नमक, सॉल्ट, ठीक है, पहला प्राइस था 50 रुपया, नया प्राइस है 70 रुपया। तुमको क्या लगता है इसका प्राइस से डिमांड पे कोई असर पड़ेगा? नो सर, नहीं, नमक तो नेसेसिटी है, चाहे कितना भी महंगा हो खाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन इलास्टिक है, मतलब इलास्टिसिटी क्या होता है, टनाते जाए। यहाँ पे वो फीचर नहीं आया, मतलब ये बरमूडा को अगर हम पकड़ के प्राइस बदल के टानने को कोशिश करें नहीं होगा, इन इलास्टिक। वहीं पे मानो आईफोन, पुराना प्राइस है 80,000, नया प्राइस है 40,000, क्या लगता है डिमांड क्या होगा? बढ़ जाएगा। प्राइस बदलने के कारण डिमांड इंक्रीज हो गया, मतलब इलास्टिसिटी बहुत। समझ आया अब कैसे फील होता है? यस सर। ठीक है, चलो इसी के साथ हम लोग क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं।